कि माना तो यूं तो हमारा कद भी कुछ कम नहीं, पर हर आदमी हमसे बड़ा है। कि बाहरी ठेकेदारों को कांग्रेस आएगी तो भगाएगी। कौन बाहरी ठेकेदारों की बात? देखो, डंपर भी अपने साथ लेकर कर कह रहे हैं, तो यहाँ का जो लोकल का आदमी क्या करेगा? घुइयां छिलेगा क्या? है सीधी बात है। ये कैमरा में याद दिला देना दोबारा, फिर मतलब पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ ये, है ना। अगर ललित जोशी मेयर बनते हैं तो हल्द्वानी में क्या कुछ बदलेगा? तो जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मुझे जो लगता है कि उनका व्यक्तिगत संपर्क बहुत ज्यादा रहा नहीं है शहर के इलाकों में, कि पुर्जा पुर्जा कट मरे कभी ना छाड़े खेत। तो आप अपने लक्ष्य पर ना केंद्रित रहे, सही कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गलत को होने दूंगा। ये नहीं है मेरा स्वभाव से, मैं इस तरह का हूं नहीं कि मैं गलत को सहन कर लूं, ये नहीं हूं मैं। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हल्द्वानी शहर में वैसे तो ठंड का मौसम अपने चरम पर है, लेकिन राजनीति गर्माहट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मेयर को लेकर बड़ी टक्कर इस बार होने वाली है। क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं ऐसे में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक तरफा जो चुनाव होता है, लेकिन इस बार छात्र संघ के जमाने के दो प्रत्याशी एक साथ फिर मेयर के चुनाव में उतरे हैं। तो ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता जो कि मेयर प्रत्याशी भी हैं, ललित जोशी जी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या है संकल्प, क्या है इच्छा शक्ति हल्द्वानी को बदलने की। तो जोशी जी, पहले तो डिजिटल वाणी में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बस ये सुबह सुबह का वक्त है, उठ जाते हैं सब भाई लोग अपने अपनी जगह पर लगे हुए हैं। और अभी देखिए चुनाव का भी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आम पब्लिक का चुनाव है ये। मुझे महसूस हो रहा है, और इससे पहले तो मैंने नहीं देखा था ऐसा। मैंने बहुत चुनाव लड़ाए भी हैं, और आज मुझे मौका मिला है, साधारण व्यक्ति हूँ शहर का, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी, मैं हूँ तो कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो दिया है वो मेरे लिए बहुत कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद भी देता हूँ। साथ ही साथ ये भी कहता हूँ, उसमें ऐड कर रहा हूँ, बगैर कार्यकर्ताओं के कोई नेता नहीं बनता। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ जो इस चुनाव में जो आम जन कार्यकर्ता बन कर मुझे चुनाव लड़ा रहा है, वो अभूतपूर्व है, और मैं तहे दिल से उसका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। देखो, हम लोग तो बहुत साधारण घरों के लोग हैं, तो ये है सारी चीज़ें। बिल्कुल, लगातार 35 सालों से आप राजनीति में हैं और बड़ी कोशिश की है। आप जब हम सुनते थे विधायक का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, आपका नाम तो आता था, टिकट नहीं मिल पाता था। इस बार आपको मिला है, यह आपको नई ऊर्जा संचार अवश्य दे रहा होगा। आप बताइए, आपको क्या लगा? पिछले 10 सालों से मेयर बीजेपी के यहाँ पर रहे, तो क्या कमी दिखी आपको हल्द्वानी में जो मेयर स्तर से पूरी की जानी चाहिए थी, हुई नहीं? देखिए, मैं अगर बहुत ही सिंसियरली बोलूं तो कुछ तो चीज़ें ऐसी थी। और देखिए, डॉक्टर रौतेला एक बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हमारी हमेशा रहेगी, विचारों की लड़ाई तो हमारी हमेशा रहेगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी रहीं, जैसे सड़क चौड़ीकरण के मामले में विशेष तौर से बाजार को किस तरह से हैंडल करा गया, वो उसने कई परिवार उजाड़ दिए। और आप खुद से कल्पना कीजिए कि जिस अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, आदमी कोई ना कोई व्यवसाय करता है या नौकरी करता है, दुकानें उजड़ी, अचानक रातों रात बिल्कुल फरमान आए, अरे ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत तरीके से हो जाने चाहिए थे, ये नहीं कि तुम उजाड़ दो उनको पहले उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए था। सड़क चौड़ीकरण का कोई विरोधी नहीं है। बैंक का लोन देना है, बच्चों की फीस देनी है, तुमने रातों रात उनकी दुकानों में बुलडोजर चलवा दिए। ये तो मतलब मुझे व्यक्तिगत बड़ा दर्द है, और मैं कम से कम मैं सही को तो सही ही कहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गलत को होने दूंगा। ये नहीं है मेरा स्वभाव से, मैं इस तरह का हूँ नहीं कि मैं गलत को सहन कर लूँ, ये नहीं हूँ मैं। अगर ललित जोशी मेयर बनते हैं तो हल्द्वानी में क्या कुछ बदलेगा? यानी कि जनता के बीच आप किन वादों को लेके जा रहे हैं और क्या कुछ करेंगे जीतने का? देखिए, जितने लोग मुझे जानते हैं, ये तो कैमरा ऑन हो रहा है, दोबारा दिखा देना, जिसमें मुझे नीम करोली महाराज जी ने अगर बैठाया पद में और कार्यकर्ताओं ने बैठाया पद में, तो जो बोलता हूँ वो करता हूँ। देखो, मैं ये चाहता हूँ
क्योंकि ये फूटिल है और यहाँ पर रहने वाले जो हमारे बहुत लोग हैं और जो पहाड़ से आते हैं, मैं देखता हूँ वो कभी उसके लिए आते हैं, आपके अपने बच्चों के इलाज के लिए आते हैं, कोई अपने माता पिता के इलाज के लिए आता है, क्योंकि उनके लिए तो यही दिल्ली है। यहाँ पर किसी भी तरह का एक जब नगर निगम, जब एमएलए हॉस्टल हो सकते हैं, जब एमपी के लिए हॉस्टल हो सकते हैं, तो आप मैं चाहता हूँ कि हल्द्वानी के अंदर एक ऐसा हॉस्टल होना चाहिए जहाँ पर जो पहाड़ से जो लोग आए अपने कहीं किसी का इलाज कराने के लिए, तो 100 बेड का मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा होटल होना चाहिए या फिर ऐसा गेस्ट हाउस होना चाहिए जो सिर्फ तीमारदारों के लिए हो, जो बहुत ही कम पैसों में जो है मिल जाए, मतलब उसको परेशान ना होना पड़े। भाई वीआईपीज़ के लिए तो तमाम गेस्ट हाउस हैं, मतलब जो वास्तव में जो यहाँ हमारा व्यक्ति यहाँ आता है उसके लिए कुछ नहीं। एक तो मेरा ये एक विज़न सा है। दूसरा, मैं एक चाहता हूँ, देखो, और जो मैं एक ऑन कैमरा कह रहा हूँ और जो बोलूँगा वो मैं करूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ और इसको मेरे को बाद में दिखा देना, अगर मैं अगर इससे विचलित हो जाऊँ तो बाद में दिखा करके मेरे आप जो पत्रकारिता का धर्म होता है कि अपना कर्तव्य याद दिलाना, तो मुझे वो कर्तव्य मेरे आप याद दिलाना। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है यहाँ हमारे यहाँ, लेकिन बौद्धिक रोजगार बहुत है। उसका इस्तेमाल कर के मैं ये चाहता हूँ कि इसको कोटा राजस्थान, जहाँ पर वो होता था ना उधर कोटा, अपना शिक्षा का जो हब बनाना चाहता हूँ मैं इसे। मतलब ये एक तरीके से उत्तराखंड का कोटा राजस्थान की तरह डेवलप हो, बौद्धिक चीज़ों का संचार हो, हॉस्टल लोग देते हैं वहाँ किराए पे, बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप हुई है कोटा में बगैर किसी पैसे लगाए हुए। तो वो इकोनॉमी जो बौद्धिक हमारी क्षमता है हमारे युवाओं की, वो उसमें यूटिलाइज होगी। दूसरी बात यह है, तीसरी का महत्वपूर्ण बात यह है, देखो जो पुनर्वास है इनका, जो दुकानें टूटी हैं या फिर भविष्य में उनके बारे में, देखो अभी तो देखिए भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी काम करेंगे नियमानुसार करेंगे। वो मेरे शहर के लोग हैं भाई, ऐसे थोड़ी उजड़ने देंगे उनको उठाया और उनके लिए कुछ नहीं हो, तो ये सब नहीं होगा। तो मैं उनका पुनर्वास के लिए ज़रूर करूँगा। नज़ुल नीति बहुत बड़ा इश्यू है। नज़ुल नीति, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई नज़ुल नीति जो है, नज़ुल नीति का जो निराकरण है, उसका निराकरण गंभीरता से नहीं किया गया है। मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं नज़ुल नीति का निर्धारण जरूर करवाऊंगा। यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। मतलब आप समझिए कि अगर नज़ुल नीति सही तरीके से हो गई होती तो मेरे ख्याल से इतना सब जो है डिस्टर्बेंसेस जो हल्द्वानी में है वो नहीं हुआ होता। तो नज़ुल नीति बहुत बड़ा इश्यू है, तो नज़ुल नीति का निराकरण होना चाहिए, एक बननी चाहिए एक व्यवस्थित नज़ुल नीति। एक और इश्यू है ओल्ड पेंशन स्कीम का इशू है। हालांकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र या मेरा विषय क्षेत्र के बाहर की बात है, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधित्व होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उस नज़ुल नीति, ये आपका जिस तरह से मैं नज़ुल नीति की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूँ। ओपीएस जहाँ तक जाना होगा, इस ओपीएस के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा, है ना। प्रश्न बहुत सारे हैं, थोड़ा तेज बात करेंगे। आपने कहा कि बाहरी ठेकेदारों को कांग्रेस आएगी तो भगाएगी, कौन बाहरी ठेकेदारों की बात? मैंने साफ आपको बोला, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का है। और मैं आपको साफ, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अग्रवाल साहब, और बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत पुराने हैं और हमारे सीनियर हैं, वो बड़े हैं हमसे, तो मैं उनको सालों से देखता आता था। वो बहुत बड़े यहाँ के जो है वो ठेकेदार थे, तो कॉन्ट्रैक्टर थे। तो वो जब ठेका लेते थे तो वो लोकल के लोगों को बहुत काम मिलता था, है ना। एक हमारे सरदार जी हैं बेचारे, वो भी बहुत काम मिलता था, वो भी देते थे लोकल के लोगों को बहुत काम। अब हुआ क्या है कि गुजरात से आ गए साहब ठेकेदार, ठीक है, गुजरात से आ गए ठेकेदार। लोकल का जो हमारा छोटा छोटा घर परिवार पालने वाला व्यक्ति था, ये सारे के सारे जो है काम दे दिया उनको। सिंपल सी बात है। अब मतलब आप समझ लीजिए, रोड में से सीमेंट सरिया उठाने के लिए ट्रैक्टर और ट्रक भी वो बाहर से ला रहे हैं, डंपर भी अपने साथ लेकर कर कह रहे हैं। तो यहाँ का जो लोकल का आदमी क्या करेगा, घुइयाँ छिलेगा क्या, है? सीधी बात है। ये कैमरा में याद दिला दे ना दोबारा, फिर मतलब पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ ये, है ना, सीधी बात है। मैं आया, मैं बिल्कुल बोरिया बिस्तर बांधना ही अपना,
सीधी बात है, लोकल के बंदे को काम मिलेगा। लोकल मीन्स उत्तराखंड के बंदे को, किसी एक वर्ग विशेष की बात मैं नहीं कहता। उत्तराखंड का बंदे को नीति बननी चाहिए, कम से कम नगर निगम में तो बनवा दूंगा। और अपनी बात में अडिग रहता हूँ मैं। रेरा का मामला था, लोगों की जमीनें जब्ती के कगार पे हो गई थी, हम सब ने अपने भाई लोगों सबने मिल मिला करके उसको खुलवाया। ये सबको, शहर को भी मैं विनम्रता से कहता हूँ, याद रखना चाहिए। जो आप ठेकेदारी वाली बात करें, वो रोजगार है यहाँ का बहुत बड़ा। जिस तरह से नौकरी रोजगार है, जिससे वो बहुत बड़ा रोजगार है। बिल्कुल, यह बात स्पष्ट हो गई। और आता है दमुआ ढुंगा नैनीताल रोड और ये राजपुरा जो एरिया आता है, ये आपका मजबूत माना जाता है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं नीचे जहाँ बंशीधर भगत जी का क्षेत्र है, और वहाँ पर आपकी मतलब कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ है थोड़ी कमज़ोर है, किस तरीके से मजबूत करेंगे? देखिए, भगत जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं उनके किसी की टिप्पणी नहीं करता। मैंने आपको फिर बताया, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। पार्टी का एंगल जरूर है, लेकिन उसमें ऐड हो रहा है, इस बार प्रथम बार ऐड हो रहा है कि आम जन मिल कर करके चुनाव लड़ा रहा है मुझे, और जिसका मैं बड़ा ऋणी हूँ। मतलब मैं कोई लाग लपेट से नहीं कहता, और मेरे तो हर पार्टी में दोस्त हैं। मतलब आप विश्वास करेंगे, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में मेरी ऐसी अभिन्न मित्रता है कि हमारे फ़ोन में में जो बात होती है, तो हमारे अपने पर्सनल बातें तक हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। आजकल हम तो वो मेरा फ़ायदा है। आजकल हम जनता से पूछ रहे हैं कि आप किसे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख जो आता है वो बीजेपी का नाम लेते हैं, और उनके पीछे उनसे क्यों कहो तो वे कहते हैं कि हिंदू धर्म को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और प्रत्याशी कांग्रेस से भी हिंदू हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है, उन लोगों को किस तरीके से आप बताएंगे कि राजनीति में धर्म का प्रयोग किस तरीके से उचित है, या आप हिंदुओं को कैसे अपने तरफ करेंगे? सीधे सीधे बात करें। देखिए, न तो मैं जातिवादी आदमी हूँ, और न ही मैं बिल्कुल मैं कहूँ कि मैं ऐसा हूँ वैसा नहीं। मैं भी हूँ, मैं सनातनी हूँ, और प्योर सनातनी हूँ। और इस विषय को मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा विवाद की ओर जाए, है ना। सीधी सीधी बात है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे सर्टिफिकेट दे। ये सब राजनीति के टंटे होते हैं कि साहब वो ये है, वो सब राजनीति के टंटे होते हैं। ये जो चुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आपने गांव की बात कह दी ना, तो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, और आप ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मेरे सारे पुराने दोस्त, मैं उनसे संपर्क में हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, उससे पहले सचिव भी रहा। तमाम आंदोलन मैंने इसी शहर में किए हैं। सब लोगों ने मेरे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वो अब गांव और शहर की बात अब छोड़ दीजिए, आप देख लीजिएगा, गांव में प्लस होगी, गांव में मुझे वोट प्लस मिलेगा। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन और उनसे मेरा रोज का रिश्ता नाता रहा है। 32 साल मैंने कभी जमीन नहीं छोड़ी, मैं चलता रहा, जमीन नहीं छोड़ी। बड़े झंझावात आए, तमाम चीज़ें सबको, पूरे शहर को ही पता है। इस चीज़ को आप थोड़ा विस्तार से समझिएगा कि 60 पार्षद हैं यहाँ पर, तो उसमें से 53 अब लगभग 50 के बचे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी हैं जो उसके टिकट पे लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मात्र 13 ने नामांकन किया है। आज वापसी का भी दिन है। तो कांग्रेस जो पार्षद होगा अपने क्षेत्र में, वो अपने लोगों को तो इकट्ठा करेगा। तो कांग्रेस पार्टी के इतने कम प्रत्याशी पार्षद के रूप में क्यों आए, और क्यों पार्षद का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट लेकर, गमछा लेकर क्यों नहीं लड़ना चाहते लोग? ये आपका अपना परसेप्शन है कि वो नहीं लड़ना चाहती, ये आपका अपना परसेप्शन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो अचानक मुझे टिकट मिला और मैं उन सब चीज़ों को कर नहीं पाया। हाँ, मतलब मुझे अगर कोई कहे, लेकिन जो लोग मेरे संपर्क में थे, मुझसे कहते भी थे, और कई लोगों ने उस टिकट को मांगा भी मेरे से, क्योंकि मैं वो था। माननीय विधायक जी ने इसमें बड़ा हेल्प किया। उन्होंने जो है सब चीज़ को चैनलाइज्ड करके क्या नाम कहते हैं, जो आए उनको टिकट दिया। बाद में लोगों को पता चला, अरे यार, बाद में पता चला नामांकन लास्ट हो गया, यार कांग्रेस टिकट दे रही, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए थे। इस बार तो हम थे, और जितने आवेदन करा हमने करा, वो लोगों को पता नहीं चल पाया दरअसल। वो बाद में पता चला कि कांग्रेस वास्तव में टिकट दे रही है। हवा पिए फैलेगी, टिकट नहीं बोल रही, ये थी कहानी। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ की लेना। गजराज सिंह बिष्ट को आप कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखो, किसी का अनादर नहीं करता हूँ मैं। गजराज एक उनकी पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये भी ज़रूर है तो सत्य तो सत्य है। गजराज जी का जो है वो वैसे तो, अगर आप पार्टी बिजनेस को हटा दे, वो मेरे मित्र भी हैं, ऐसा नहीं है। और बस
मुझे जो लगता है कि उनका व्यक्तिगत संपर्क बहुत ज़्यादा रहा नहीं है शहर के इलाकों में या इवन ग्रामीण के इलाकों में। और मैंने अगर मैं कहूँ तो मैंने कभी वो संपर्क छोड़ा नहीं, और ये गवाह है जो लोग हमारे मित्र हैं, जो गवाह हैं, है ना। उनका व्यक्तिगत संपर्क चाहे कम रहा होगा, लेकिन मोदी जी और धामी जी के नाम से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई अच्छा मतलब जिसके फेस पे चुनाव लड़ा जा सके, इस तरीके से बड़े नेता कौन कौन शामिल हैं और कौन आपके साथ? मैं दोनों बातों का जवाब अलग अलग दूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं मेरे लिए भी और उनकी अपनी पार्टी के लिए भी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। धामी जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। अन्य जगहों पर ये सब बातें चलती रहती है, एक दूसरे का विरोध समर्थन चलता रहता है, लेकिन मेरे मित्र भी हैं, मैं उनको जानता भी हूँ। और मैं ये जो चुनाव है सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर है। ये चुनाव पार्टीगत आधार पर कम होता है। आप देख लीजिएगा जब पोलिंग, तो आप नेशनल इंटरेस्ट या फिर उत्तराखंड के इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ता, आपके व्यक्तिगत संपर्क का फर्क बहुत पड़ता है। बिल्कुल। 2 प्रश्न और लूँगा, ज़्यादा समय भी नहीं है आपके पास, व्यस्तता इतनी ज़्यादा है ना। आपके नामांकन पत्र के अनुसार आपके पास संपत्ति बड़ी कम है और गजराज सिंह बिष्ट से भी बड़ी कम संपत्ति है, न खुद की गाड़ी है न कार है, क्या है मामला? ऐसा है सर, आपको एक बात बताऊं, 32 साल मैंने पैसा जरूर नहीं कमाया, लेकिन नॉमिनेशन के दिन की वो दिल से जुड़ी हुई जो भीड़ थी ना, वो ही मेरी कमाई है। बस ये घर जो है ना, ये पिताजी का दिया हुआ है। अगर मैंने पैसे को ही जिंदगी में फोकस कर लिया होता तो ऐसा मत समझिए, सब पूरा शहर जानता है, पूरा गली मोहल्ले से लेकर करके पूरा पड़ोस, कभी चले जाइए से लेकर करके किचन तक के संबंध हैं लोगों से मेरे। तो आप या तो 2 ही काम कर सकते हैं, या तो पैसे अंधाधुन कमा सकते हैं आप, और या फिर आप राजनीति ही कर सकते हैं। तो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ इतना कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, अच्छा खाना खा सकूं, इतना मेरे पास है। और मुझे, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो राजनीति है। मैं चाहता हूँ कुछ करूँ हल्द्वानी के लिए। एक नाम है नारायण दत्त तिवारी जी को जो मैं मानता हूँ, वो इसलिए मानता हूँ भाई, देखिए राजनीति का क्या विषय है। राजनीति यही तो विषय है कि आप जो है जनता के लिए हो भाई, है ना। एक दिन की कहानी है, मैं सुबह 5 बजे एक व्यक्ति बैठा था, और मैंने उस आदत में साफ बोल रहा हूँ, मैंने उस आदत को चेंज किया। 5 बजे एक व्यक्ति बैठा था, मैं देहरादून से आया, मैं सो गया, वो बेचारा 7 बजे तक बैठा रहा। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा आदमी यार, फिर मुझे समझ में आया यार कि उस बंदे को तो पता नहीं कि तुम 5 बजे रात को 3 बजे आए हो कहीं से। वो बंदा अगर तुम्हारे पास आस और उम्मीद लेकर करके आया है तो इसलिए आया है कि तुम्हें अपना नेता मानता है, तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे अपनी आदतें चेंज करी, गलतियों को चेंज करा। भाई एक छोटी बहुत मेरे साथ ये गलती रही, बाकी अपना जीवन में मैंने ये सब, देखो ये पैसा वैसा सब कुछ नहीं। और इतना ज़्यादा अगर मैं लालची होता तो बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए जहाँ पर मैं सब चीज़ों को करता। मुझे कोई लालच नहीं, मुझे बस मैं चाहता हूँ एक बार शहर में स्थापित हूँ, और स्थापित होकर कर मैं चाहता हूँ काम करूँ। तो आपके अनुसार जो जन जन के नेता हैं ललित जोशी, लगभग 2,40,000 वोटों में से कितने वोट लाने वाले हैं? देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ, ये चुनाव सीरियसली आम जनता लड़ा रही है। अब मान लीजिए, देखो मेरे को, मैं झूठ झाट नहीं बोलता, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा बना करके बोलने वाला आदमी भी नहीं हूँ, और अपने आप को छोटा कद समझने वाला आदमी भी नहीं हूँ। नरेंद्र तिवारी जी का मुझे बड़ा अच्छा सा कोट याद रहता है कि माना तो यूँ तो हमारा कद भी कुछ कम नहीं, पर हर आदमी हमसे बड़ा है। तो ये बहुत बढ़िया, ये बहुत इस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो वोट तो आम जनता लड़ा रही है चुनाव, और मैं विजयी इसलिए हूँगा कि जनता वोट देने जाएगी वहाँ। अगर मुझे मौका मिलेगा, विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है, विश्वास नहीं खोना चाहता मैं उस जनता का। तो वो जो विश्वास मैंने 32 साल से अर्ज कर रखा, जो मुझे दिखा, मैं आपको विश्वास कीजिए, हम लोग बड़े पजल थे, लोग हमारे छोटे भाई लोग बैठे हुए हैं, पजल थे बहुत, टाइम भी नहीं था। एक दिन की उसमें हमने जो फ़ोन कर सकते थे 20-50 फ़ोन वो करे, 100-200 फ़ोन करे होंगे कि भाई नॉमिनेशन है। लेकिन जो आम जन आया उसमें मेरे साथ पड़े हुए लोग थे, है ना, और हर कौम और हर पार्टी का जो बंदा आया, तो वो मैं समझा इस बात को
कि आप जो अपनी मैं जो यूथ है ना उसको एक बात ज़रूर बोलूँगा इस बात को कि देखो, एक सिखिज़्म में एक कहावत है कि पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छाड़े खेत। तो आप अपने लक्ष्य पर ना केंद्रित रहें, चाहे कितने झंझावाती सब हुआ है मेरे साथ। तो मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। तो जब मैं अंदर से हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ तो मैं नहीं समझता कि मैं आम जन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर जहाँ हिस्सेदारी लेता हूँ वहाँ सब रास्ते से निकल आते हैं। इस वार्तालाप तो इस वीडियो में इतना ही, इस वार्तालाप में इतना ही, लेकिन इन्होंने ललित जोशी जी ने अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से आपके बीच रखा। आपको यह बातचीत कैसी लगी अवश्य बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इस समय के लिए इतना ही। देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।